अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 114 स्टार्ट हो गया जी, कैफ 3 का। गला मेरा बैठ गया है। अच्छा जी, हमने बात शुरू की थी कॉस्ट लो इन प्रोडक्शन की और थोड़ी सी मैंने गपशप आपके साथ लगाई थी। अब दो तरह के सिस्टम्स जो हैं वो ऑपरेट हुआ करते हैं। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जिसमें सिंगल सेट ऑफ बुक्स मेंटेन होता है, यानी जर्नल बुक्स मतलब जर्नल जिसमें जर्नल एंट्रीज होती हैं इज मेंटेन्ड एट हेड ऑफिस। ये सवाल मैंने नहीं आज कराना, ये सवाल तो नहीं, ये सवाल कल सुबह करेंगे। ये जो रिसेंट आया था, ये गुलशन एंटरप्राइज 16 नंबर का, ये बेसिकली इसी सिस्टम का है। यानी ये आसान है, ये आसान है, ये रूटीन है, ये वो एंट्री है जो मैंने आपको भी सिखानी है। लेकिन फिर इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में ना थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, वो डिफरेंट क्या होता है? जो इंटीग्रेटेड सिस्टम है उसमें तो बस एक ही सेट ऑफ बुक्स बन गई, लेकिन जो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, ये सारी बुक्स कहाँ बन रही हैं? हेड ऑफिस में। यानी सारी जर्नल एंट्रीज कहाँ पे हो रही हैं? हेड ऑफिस में। ठीक है, कोई फैक्ट्री में कोई अकाउंट नहीं बन रहा। इंटीग्रेटेड सिस्टम, ईआरपी आ गए हैं, कनेक्शन ऐसा हुआ होता है कि सारी एंट्री जो है वो सारी बुक्स यहीं पे मेंटेन हो रही हैं हेड ऑफिस में। ठीक है, या आसानी के लिए यूं समझ लें, आसानी के लिए फॉर द पर्पज ऑफ दिस टॉपिक, होता है अक्सर, ऐसे होता भी है कि आपकी फैक्ट्री में ही आपने हेड ऑफिस बनाया हुआ है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं, यहाँ पे आप चले जाएं पत्तों की, रायविंड रोड, इधर सुंदर पे, ये बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर फैक्ट्री है वहीं पर उनका हेड ऑफिस भी वहीं पर ही है। उनका हेड ऑफिस यहाँ पे नहीं है। बाकी कुछ ऐसे होता है कि हेड ऑफिस यहाँ पे है शहर में और दूर कहीं ज़रा फैक्ट्रीज है, उस साइड डिफरेंट होती है। तो फिलहाल अज्यूम कर लें कि इंटीग्रेटेड सिस्टम वो है जहाँ पे हेड ऑफिस भी फैक्ट्री के अंदर ही है, यानी हेड ऑफिस में ही सारे अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। जबकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर दो सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते हैं, टू सेपरेट सेट ऑफ। अभी ये एंट्रीज होंगी तो समझ आ जाएगी। ये पहले इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने पहले आपको जो एंट्री सिखानी है वो है जो आपको मैं बता रहा था सुबह कि मटेरियल खरीदने की ये एंट्री है, लेबर को ये एंट्री है, वो सारी एंट्रीज हैं जो सिंपल जो अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं। लेकिन इस सिस्टम में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जहाँ कुछ किताबें हेड ऑफिस में और कुछ किताबें जो है वो फैक्ट्री में मेंटेन हो रही होती हैं। अब उसको कैसे टैकल करना है, काम बहुत आसान है, 2-3 एंट्रीज में बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद तो फिर बस एंट्रियाँ पूरी करने की दौड़ होगी हमारी। तो टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, अगला 1 घंटा मैंने बैठ के बस बोलना है, अल्लाह मेरे गले पे रहम करे। टू सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर मेंटेन्ड। तो एक होगा हेड ऑफिस के अंदर और दूसरा होगा फैक्ट्री में सेट। यानी कि कुछ किताबें, कुछ जर्नल्स, कुछ रिकॉर्ड्स हेड ऑफिस में होंगे और कुछ, तो जो हेड ऑफिस का जर्नल होगा, यानी हेड ऑफिस में जो चीज़ें हैं ज़्यादातर हेड ऑफिस में ही होंगी। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड जो होंगी वो फैक्ट्री में पड़ी होंगी। बहरहाल एक हेड ऑफिस जर्नल होता है। जर्नल मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफिस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रही हैं। बात बहुत आसान है, इसको आसान ही लीजिएगा। खाम में ना, एक तो मेरे सीए वाले बच्चों का ये बड़ा मसला, सादा बात भी लिखी होगी तो कहेंगे नहीं 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 ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी आसान बात कैसे पूछ सकता है क्या? खाम में आसान बात को भी रहमत लोग मुश्किल बना लेते। हाँ, होती है, कहता होती है, देख लो। और दूसरा है जी फैक्ट्री जर्नल। लो जी, रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा होता है जी? वैसे रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा होता है? रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा होता है? हैं? फैक्ट्री में। रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा होता है? फैक्ट्री में। अच्छा, गुड। वर्क इन प्रोसेस, ये कहाँ पे चल रहा होता है काम? प्रोडक्शन, फैक्ट्री में। एफओएच भी कहाँ इनकर हो रहे हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। क्या हेड ऑफिस में हो गए? फैक्ट्री ओवरहेड, सर हेड भी तो लिखा हुआ है, हेड ऑफिस होगा नहीं। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं एफओएच, तो कहाँ पे? फैक्ट्री में। और चीज़ें बनकर कंप्लीट होकर जहाँ पर फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में जाती हैं वो भी कहाँ पे? तो ये जो आपके 4 लेजर्स हैं, ये 4 लेजर्स जो है, ये जो आपका दुमुसासा बन गया है,
ये 4 लेजर्स जो हैं ये आपके फैक्ट्री में मेंटेन होते हैं नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम में। इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो ये भी कहाँ पे होंगे, हेड ऑफिस में, क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ कौन मेंटेन कर रहा है बुक्स, हेड ऑफिस। लेकिन अगर नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम, अच्छा एक तीसरा भी होता है वो सिलेबस में नहीं है, वो निकल गया, पहले होता था इंटरलॉकिंग, पता नहीं केड़ा, वैसे तो अब ये भी नहीं टेस्ट करता, इसीलिए इंटीग्रेटेड सिस्टम ही आमतौर पे कंपनी यूज करने लग गई। बहरहाल फिर भी इसका क्योंकि सिलेबस में है, सवाल आ सकता है, आया हुआ भी है। तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में सारे अकाउंट्स कहाँ बन रहे हैं, इंटीग्रेट हुए पड़े हैं। फैक्ट्री हेड ऑफिस इंटीग्रेट हुई पड़ी है, कहाँ पे, हेड ऑफिस में, इंटीग्रेटेड हेड ऑफिस में। नॉन इंटीग्रेटेड में, इंटीग्रेटेड नहीं है आपस में, तो कुछ हेड ऑफिस में और कुछ फैक्ट्री में, बल्कि यूं कहना चाहिए कुछ फैक्ट्री में बाकी सारे हेड ऑफिस में। ज़्यादा आसान बात है। मतलब ये 4 फैक्ट्री में बनते हैं और इसके अलावा जितने लेजर्स हैं, और कौन से होते हैं यार, पेरोल का अकाउंट है, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस का अकाउंट है, कैश का लेजर है, बैंक का लेजर है, फिक्स्ड एसेट्स हैं, जितनी अकाउंटिंग आप पढ़ के आए आज तक वो सारे लेजर्स, लोन के लेजर्स हैं, बेताशा लेजर्स होते हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, सेल्स हैं। सिर्फ ये 4 लेजर्स कहाँ पे मेंटेन होते हैं, फैक्ट्री में, बाकी सारे कहाँ मेंटेन होंगे, हेड ऑफिस में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा कि फैक्ट्री जर्नल के अंदर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का अकाउंट, अगला आप बताओ, दूसरा एफओएच का अकाउंट, तीसरा वर्क इन प्रोसेस का अकाउंट, और चौथा फिनिश गुड्स इन्वेंट्री का अकाउंट। ये कहां बनते हैं, ये फैक्ट्री में मेंटेन हो रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा ऑल अदर अकाउंट्स, all other accounts are maintained at head office. ठीक है, मसलन पेबल्स भी तो होते हैं ना, क्रेडिटर्स, पेबल्स होते नहीं होते, इंटरेस्ट पेबल, टैक्स पेबल, डिविडेंड पेबल, इलेक्ट्रिसिटी पेबल, क्रेडिटर्स गुड्स के लिए पेबल, फिक्स्ड एसेट खरीदा पेबल्स, जितने भी पेबल्स होंगे, कैश है, रेवेन्यू है, ये मैं मिसालें दे रहा हूं इसलिए एंडलेस है, सेलिंग मार्केटिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस, पेरोल अकाउंट, पेरोल भी तो था ना, पेरोल अकाउंट, टैक्सेस वगैरह, गर्ज, उन 4 के अलावा जो जो आपके जहन में आते हैं वो कहाँ मेंटेन हो रहे हैं, फैक्ट्री में, हेड ऑफिस में। अब एक छोटा सा मसला आएगा, वो मसला ये है कि जो 4 इधर हैं वो उधर नहीं नजर आ रहे आपको, और जो उधर हैं वो इधर नजर नहीं आ रहे। अब अगर तो एंट्री हो रही है पेबल टू कैश, तो एंट्री होगी पेबल डेबिट कैश क्रेडिट, क्या ख्याल है कि नहीं, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अगर तो एंट्री हो रही है चीजें बनकर फिनिश गुड में चली गई, तो फिनिश गुड इन्वेंट्री डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। तो वो एंट्रीज में तो मसला नहीं आना जिन एंट्रीज के अंदर दोनों इंपैक्ट उसी जगह पे पड़ रहे हैं, जो दोनों वहीं पे मेंटेन हो रहे हैं। लेकिन मिसाल के तौर पे हमने एक एंट्री पढ़ी थी, जैसे मिसाल के तौर पे ये पेरोल चार्ज हुआ वर्क इन प्रोसेस में, अब इसकी एंट्री क्या बनती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल अकाउंट क्रेडिट। अब पेरोल अकाउंट क्रेडिट पड़ा है हेड ऑफिस में हो रहा, और वर्क इन प्रोसेस डेबिट हो रहा है फैक्ट्री में। अब डबल एंट्री, दोनों अकाउंटेंट्स, असल में एक अकाउंटेंट हेड ऑफिस पे अलग बैठा होता है, फैक्ट्री का अकाउंटेंट होता है, फैक्ट्री में एक अकाउंटेंट हमने बिठाया होता है, और एक हेड ऑफिस में बड़ा अकाउंटेंट बिठाया होता है। अब फैक्ट्री वाले अकाउंटेंट ने वर्क इन प्रोसेस डेबिट कर लिया और हेड ऑफिस वाले ने पेरोल अकाउंट क्रेडिट कर दिया। अब यहां पे आकर ये फंस गए। अब इसका हल निकालने के लिए इस नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम के अंदर दोनों अकाउंटेंट्स अपने पास एक एक अकाउंट रखते हैं, दोनों अकाउंटेंट्स अपने पास एक एक अकाउंट रखते हैं। हेड ऑफिस वाला अपने पास एक लेजर ओपन करता है जिसका नाम रखता है फैक्ट्री का लेजर, तो फैक्ट्री लेजर अकाउंट, एफएल कहूंगा इसको मैं एंट्रीज में, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। और इसी तरह से फैक्ट्री वाला क्या करता है, अपने पास एक
हेड ऑफिस लेजर अकाउंट आपका दिल कर रहा होगा नाम रख दें, रख सकते हैं वो, लेकिन जो नाम इस्तेमाल होता है और आम में उसको कहते हैं जनरल लेजर। क्या कहते हैं जी? तो ये कहता है, ये अपने पास क्या कौन सा लेजर ओपन कर लेता है? जनरल लेजर। अब इनकी ज़िंदगी आसान होगी। कैसे? बहुत आसान काम है। देखो ये टॉपिक खत्म हो गया यहाँ पे, उसके बाद तो बस मैंने डिफरेंट ट्रांजैक्शंस आपके सामने रखनी है, आप एंट्री बताओगे, फिर मैं कहूँगा अच्छा इंटीग्रेटेड में ये बनती है, अच्छा नॉन इंटीग्रेटेड में क्या होगी, वो करते जाना है बस, उसके ऊपर अगला घंटा लगाना है हमने, फिर सवाल करेंगे। ठीक है, तो अब होगा क्या, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एंट्री हुई वर्क इन प्रोसेस डेबिट, इंटीग्रेटेड सिस्टम में तो ये एंट्री होनी है वर्क इन प्रोसेस डेबिट पेरोल क्रेडिट, क्योंकि सब कुछ ये एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। ठीक है, हेड ऑफिस में सारा कुछ मेंटेन हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेटेड सिस्टम ना हो तो मसला है। अब उस मसले को हल क्या करेगा, कैसे करेंगे? फैक्ट्री वाले ने वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया, जो क्रेडिट होना था वो उसके पास नहीं है, हेड ऑफिस में है, तो उसने जनरल लेजर को क्रेडिट कर देना। और हेड ऑफिस वाले ने क्रेडिट किया पेरोल को, जिसको डेबिट करना था वो इसके पास नहीं पड़ा, वो फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, तो उसने क्या कर देना है, फैक्ट्री लेजर को डेबिट कर देना। बस कहानी खत्म। ये है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इतनी ढेर सारी एंट्रीज है कि 4-5 के बाद आपका हाथ खुद ही सीधा हो जाएगा इस बात के ऊपर, कोई इतनी बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये जनाब आपके 2 सिस्टम्स हैं। वैसे तो दुनिया है कॉस्ट अकाउंटिंग में 3 है, लेकिन आपके सिलेबस में 2 ही हैं, तो शुक्र करें 2 ही हैं। तीसरा एक इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है सिलेबस में, पहले कभी होता था। चलें आगे, पिक्टूरे लेनी है तो ले लें, पटूरे शटूरे ले लें। अच्छा, अब गौर फरमाएंगे आप, तो मैंने सारा फॉर्मेट इसी तरह से ही बना दिया कि मैं यहाँ पर लिखूंगा एंट्री मटेरियल की, ट्रांजैक्शंस हैं, सारी मटेरियल की पॉसिबल ट्रांजैक्शन में बारी बारी लिखूंगा। और इतना आसान टॉपिक है कि आप मुझे बताएंगे ये एंट्री कर लो, कुछ एक मुझे भी समझानी पड़ेगी, पर वो इसलिए समझानी पड़ेगी कि मैंने कॉस्ट में आपको नहीं पढ़ाई। अगर मैं इंट्रो भी साथ आपको पढ़ा रहा था कॉस्ट के, तो मैंने इंट्रो में वो आपको पढ़ाई होती, मतलब सादा बात है। ठीक है, बड़ी सादा बातें हैं। तो ऐसी मटेरियल की करेंगे, लेबर की, उसके बाद FOH की, कहानी खत्म, और फिर चीज़ों को बेचेंगे। यही मैंने आपको बताया था कॉस्ट फ्लो। तो ये है कि चीज़ें खरीदने से, चीज़ों को बनाने से, चीज़ों को कंप्लीट करने से, उनको बेचने तक, ये है कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। ये कॉस्ट का फ्लो है। तो इसकी एंट्रीज है, तो ये 4 ही चीज़ें 1 बाय 1 करते चले जाएंगे। लेकिन आप अगर इस पर गौर करें तो ये मैंने क्या किया, मैंने आपके लिए पहले वही एंट्री सामने रखी। मटेरियल की एंट्री करोगे खरीदने की, लेट से, तो वो आप पहले जो बचपन से आज तक सीखते आए हो वो करोगे, वही आपकी इंटीग्रेटेड सिस्टम की है, क्योंकि सब कुछ हेड ऑफिस में पड़ा है। और अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो फिर आप उस एंट्री को देखोगे, वो एंट्री आपको देखेगी। अगर दोनों चीज़ें एक ही जगह पे हुई तो फिर जिधर हैं उधर एंट्री करो, दूसरे में लाइन लगा दो। जैसे एंट्री थी वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री डेबिट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री क्रेडिट, तो इंटीग्रेटेड में तो ये एंट्री होनी है, हेड ऑफिस की ही किताबें होती हैं, बस वहीं पे ही होंगी। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड में ये सिर्फ फैक्ट्री में एंट्री होगी जब फिनिश गुड बन के निकलती हैं, और हेड ऑफिस में नहीं होगी। मुकम्मल एंट्री इधर है, पेबल डेबिट कैश क्रेडिट। अगर तो ये सिस्टम है तो एंट्री इधर ही होनी है, क्योंकि होनी इधर है, एक ही जर्नल है, सारी एंट्रीज होती हैं, सुकून माहौल है, जो आपका रिसेंट भी आया है, जो ज़्यादातर आता भी है अब। लेकिन अगर मुश्किल आ जाए तो वो मुश्किल भी नहीं है असल में, क्योंकि हमने बुनियाद ही वही बनाई है जो मुश्किल नहीं थी। ठीक है, अगर पेबल डेबिट कैश क्रेडिट है तो दोनों नॉन इंटीग्रेटेड में दोनों एंड्स एंट्री के इधर होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, डैश। मसला सिर्फ किस में आना है, मसला जैसे मैंने एक मिसाल दे दिया, मैं उसी को बोली जा रहा हूँ, फिर सवालों में आती जाएंगी मिसालें, कि आपने वर्क इन प्रोसेस डेबिट किया, पेरोल क्रेडिट किया। अगर तो ये सिस्टम है तो दोनों इधर ही आ गए, सुकून, क्योंकि सारी लेजर्स यहीं बन रहे हैं। लेकिन नॉन इंटीग्रेटेड में वर्क इन प्रोसेस इधर डेबिट करोगे और पेरोल इधर क्रेडिट करोगे, ऐसे ही अधूरी एंट्री करोगे, वर्क इन प्रोसेस डेबिट पेरोल क्रेडिट, बस कहानी खत्म। अब फैक्ट्री हेड ऑफिस वाले ने फैक्ट्री लेजर, फैक्ट्री वाले ने जनरल लेजर, यहां पे एंट्री खत्म कर दी, कहानी खत्म। ये है हमारा टॉपिक। ठीक है, तो इससे आसान कुछ था नहीं, इसलिए सबसे एंड पे ही है। इससे थोड़ा सा आसान जो था, इससे थोड़ा सा मुश्किल वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग था। अब आसान लग रहा है, थोड़ा थोड़ा भी नहीं लग रहा यार तुम्हें, अहमद थोड़ा भी आसान नहीं लग रहा। सही है, चलो शुक्र है सही हो गया। अहमद का सही है, मतलब ठीक जा रहा है बच्चों का, माशाल्लाह। अहमद इज माई लिटमस पेपर, यू नो। अच्छा जी, तो सबसे पहले
सबसे पहले, ये बेइज्जती की बात नहीं है, ये मोहब्बत है। किसने कहा है तुम्हें? मटेरियल परचेज किया आपने अपने ना, अपने ये जो तुम लोगों के वो है ना मयार, तो तुम लोगों के वो है ना ये स्केल्स, इनको अपने पास रखो। मटेरियल परचेज्ड एट द रेट ऑफ इनवॉइस वैल्यू। भाई जितने का मटेरियल खरीदा है उसकी एंट्री क्या करोगे? मैं दो मटेरियल्स की एग्जांपल लेके चलता हूँ। हमने मटेरियल ए और मटेरियल बी खरीदा, फिगर्स ऐसे ही कुछ देर तक डालता रहूंगा, ऐसे ही अज्यूम फिगर छोटी छोटी, ठीक है। तो मटेरियल ए और मटेरियल बी, ये दो मटेरियल खरीदे मैंने, मसलन 100 रुपए का मटेरियल ए खरीद लिया, 150 का मटेरियल उधार पे खरीदा। कैश भी हो सकता है, उधार भी हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब इकट्ठी एंट्री करूँ या दोनों की अलग अलग करूँ? मेरे ख्याल में तो इकट्ठी कर लेते हैं। रॉ मटेरियल ए डेबिट, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री अलग अलग रखनी है, लेकिन कैश पेबल इकट्ठा क्रेडिट कर दो। किसी ने दो करनी है तो दो भी कर लो, मुझे मसला नहीं है। तो यहाँ पे मैंने आकर लिखा रॉ मटेरियल ए की इन्वेंट्री डेबिट, जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, रॉ मटेरियल बी की इन्वेंट्री डेबिट, और कैश भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है क्रेडिट। तो एक मैंने 100 रुपए का खरीदा, दूसरा मैंने 150 का खरीदा। 1000 में करो, मिलियन में करो, अब आपकी मर्जी है। ये 250, ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है, कोई मसला? अब अगली बारी आती है नॉन इंटीग्रेटेड की। अब जरा एक बार तरीका देख लो, सारी एंट्रीज अगली आपने करनी है, प्लीज एक बार तो देख लो। ये तो है इंटीग्रेटेड सिस्टम, या ये होगा या ये होगा, दोनों नहीं हो सकते एट अ टाइम, ठीक है ना, ये ज़हन में रखना। अच्छा, अगर नॉन इंटीग्रेटेड है तो अब आपको मुश्किल नहीं है याद रखना, आपको बस ये चीज़ ज़हन में रहेगी। 4 ही अकाउंट्स थे। रॉ मटेरियल जो पड़ा होता है फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल फैक्ट्री में पड़ा होता है ना, ठीक है। उसके बाद वर्क इन प्रोसेस, प्रोडक्शन फैक्ट्री में चल रही है, एफओई फैक्ट्री में, और वहीं से फिनिश गुड्स फैक्ट्री में बन के गोडाउन में चली जाती है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस है आपका, यही 4 लेजर आपके फैक्ट्री में मेंटेन हो रहे हैं। उसके अलावा जो दुनिया का लेजर आपकी ट्रांजेक्शन में आ जाए वो फिर फैक्ट्री में नहीं है। तो सादा सी बात है। अब ये आपके सामने एंट्री है। अब मुझे बताओ, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहां पर मेंटेन हो रहा है? फैक्ट्री में। और कैश या पेएबल? अब जरा एक बार प्लीज सबकी तवज्जो चाहिए मुझे, ऑनलाइन वालों की भी तवज्जो चाहिए, एक मिनट के लिए इधर देखिएगा जरा। बहुत सारे बच्चे तो आज घर बैठ के लेक्चर ले होंगे, ऑनलाइन वालों के साथ फिजिकल वाले भी मिल गए, यानी कि खरबूजों को देखकर बैंगनों ने भी रंग बदल लिया। अच्छा, बल्कि गुंगलुओं ने। अच्छा, गुंगलू फिजिकल क्लास छोड़ के चले। अच्छा सुनो 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 सुनो, बड़ा ही आसान काम है, जरा एक मिनट सबकी तवज्जो चाहिए। रॉ मटेरियल कहां बन रहा है? फैक्ट्री में। देखना जरा, मैं अधूरी एंट्री करूंगा। रॉ मटेरियल ए डेबिट 100 रुपए से, रॉ मटेरियल बी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री रॉ मटेरियल बी इन्वेंट्री भी लिखो, अकाउंट नहीं लिख रहा आगे, तुम लोग लिख लेना लिखना हो। बी डेबिट 150 से, और कैश या पेएबल क्रेडिट पूरे 250 से। अच्छा, अलग अलग भी कर सकते थे एंट्री, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये ले जी, ये एंट्री हो गई, लेकिन अब ये एंट्री अधूरी है, क्योंकि दोनों अकाउंटेंट्स ने अपने अपने हिसाब से जो अवेलेबल ऑप्शन था, इन्होंने वो एंट्री कर ली। अब इस एंट्री को पूरा करने के लिए देखना जरा, वो ब्लू से लिखा था ना मैंने, मैं ब्लू मार्कर से एंट्री कर रहा हूं। पहले क्या आप कराओ, फैक्ट्री हेड ऑफिस वाला क्या एंट्री करेगा? हेड ऑफिस वाला कहेगा एफएल अकाउंट लिख दूं मैं, फैक्ट्री लेजर का मतलब, इसका नाम मैंने क्या रख दिया? एफएल, ताकि अब मेरी जिंदगी आसान हो, और इसका नाम जीएल। ओके, आप भी पर्चे में एक बार लिखकर फिर उसके बाद यूज करें, इसीलिए पर्चे में ब्रैकेट में लिखते होता है भाई, ये देखो आगे ऐसे ही है अब। ओके, जैसे पर्चे में सवाल में वो क्या करता है, एक बार नाम के आगे ब्रैकेट में लिख देता है MKL, फिर MKL 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 जहां कहीं, ठीक है ना। हाँ, ये तरीका होता है वारदात का। तो एफएल अकाउंट हेड ऑफिस के अंदर बैठा अकाउंटेंट एफएल अकाउंट को डेबिट करेगा, लेकिन याद रखना हमेशा क्या फिगर आएगी? हाँ, बैलेंसिंग, माना कि इधर एक ही है, ओके। और फैक्ट्री वाला क्या करेगा? जीएल अकाउंट, और ये भी हमेशा क्या फिगर लेनी है आपने? हमेशा बैलेंसिंग फिगर। जब एंट्री बैलेंस ना हो रही हो तो बैलेंसिंग फिगर इधर डाल देनी है। ये इतना ही आसान काम है जितना आपको नजर आ रहा है। मुश्किल लगा है वैसे? नहीं है? तो फिर अगली एंट्री भी पहली आप करो, फिर कोशिश करके उसको, तो मटेरियल परचेज रिटर्न की एंट्री करो। मटेरियल परचेज करेंगे, रिटर्न करेंगे, मटेरियल इशू टू प्रोडक्शन करेंगे, इशू रिटर्न करेंगे। ये दोनों काम तो करें ना फटाफट। 6 एंट्री तो यहां होगी, 4 एंट्री तो यहां होगी, ठीक है। तो मटेरियल
रिटर्न टू सप्लायर, मटीरियल रिटर्न टू सप्लायर। अब जब रिटर्न करोगे तो बेटा वो भी किस पर रिकॉर्ड करनी है आपने, आपको पता ही है बचपन से ये बात, तो ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन में आपने पढ़ा था, इन्वेंट्री इनवॉइस वैल्यू के ऊपर ही रिटर्न बुक करते थे, फाइफो में वही वाला रेट ढूंढते थे जाके। अब 10 रुपए का ए और 5 रुपए का बी वापस किया है, एंट्री करो। 10 रुपए का ए मटेरियल मैंने वापस किया है, 5 रुपए का बी मटेरियल, जल्दी एंट्री करो। अब कुछ लोग कह रहे हैं हमने इतनी मुश्किल से ये नोट्स बनाने शुरू किए, हम तो नहीं लिखेंगे, चलो दिमाग में तो कर लो कम उसको। भाई ने दूसरा रजिस्टर निकाल लिया, साइड पे एंट्री करेगा, आप जलाएगा, आप जलोगे, मैं कहूँगा जलो मत, हसद न कर, मेहनत कर, होगी एंट्री। तू चुप करेगा तो एंट्री करेंगे। मैं चुप करके बैठता होता तो मेरा गला बैठता है, कवालों वाला गला बना हुआ आज। हाँ एडा में आपदा प्रवीण। अच्छा जी, अच्छा जी, मटेरियल रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री होती है परपेचुअल सिस्टम में हमारा, मैंने पहले ही बता दिया था, कॉस्ट में हमारा सिस्टम ही कौन सा होता है, परपेचुअल, ठीक है। तो परपेचुअल सिस्टम है, तो परचेज के वक्त इन्वेंट्री डेबिट, कैश या क्रेडिटर क्रेडिट किया था, तो रिटर्न के वक्त कैश या पेएबल, कैश या क्रेडिटर डेबिट कर दो और इन्वेंट्री क्रेडिट। परचेज रिटर्न नहीं, इन्वेंट्री को ही क्रेडिट करेंगे, नहीं सीखा हुआ ये, ऐसे ही करते थे ना। तो अगर कैश दिया था तो कैश वापस रिफंड कर लो, अगर क्रेडिटर है तो वो क्रेडिटर कम हो जाएगा। मटेरियल आरएम लिखा था मैंने, आरएम रॉ मटेरियल ए की इन्वेंट्री क्रेडिट कितने से जी, 10 बोला था मैंने, और रॉ मटेरियल बी की इन्वेंट्री 5 से। तो 15 रुपए से मैंने या कैश दिया होगा तो कैश वापस आ जाएगा मुझे, या मैंने अभी पैसे देने होंगे तो मुझे पैसे कम देने पड़ेंगे, पेएबल डेबिट कर लेंगे हम, ठीक है जी, डन। अच्छा ये काम सही किया था आपने, अगला भी फिर करो। ये जो अधूरी एंट्री वाला काम हुआ है ना, ये जबरदस्त हो गया, मुझे इस दफा बड़ा जबरदस्त तरीका मिल गया ना आपको बताने का। पिछली बार वालों को ऐसे ही बताया था, गोलियां जो होती हैं यही होती हैं। देखो भाई, रॉ मटेरियल इधर बनेगा, ये मेरे ऐसे करने से पहले आपने नो बोलना था भाई। रॉ मटेरियल का लेजर तो कहाँ बनता है, तो कोई गल नहीं, रॉ मटेरियल क्रेडिट, ए की इन्वेंट्री क्रेडिट 10 से, रॉ मटेरियल बी की इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग काम था, मैंने इसलिए शाम को बुला लिया, मुश्किल नहीं। उसके बाद कैश या पेएबल तो इधर होता नहीं, कैश या पेएबल तो हमारा हेड ऑफिस में पड़ा हुआ है। अब ये एंट्रियां अधूरी करके हमने रख ली। अब फिर फैक्ट्री लेजर बनाया हुआ है हमारे हेड ऑफिस वाले ने, तो उसने एफएल में बैलेंसिंग क्रेडिट कर दिया, और फैक्ट्री वाले ने हेड ऑफिस का जीएल बनाया हुआ है, जीएल जनरल लेजर अकाउंट, तो इसने जीएल को डेबिट कर दिया। लेकिन बैलेंसिंग फिगर अभी इन एंट्रीज में तो नजर आ रहा है ये बैलेंस है, लेकिन आपने आदत यही रखनी। हाँ भाई बहुत मुश्किल काम है ना। चलो फिर मटेरियल को इशू करते हैं प्रोडक्शन में, मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन। एंट्री आपने पहले जिंदगी में सीखी हुई है ये, मटेरियल इशू टू, बस जरा बात पुरानी हो गई है, रिवीजन में भी आपने कभी लिफ्ट नहीं कराई अपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन को। तो नहीं यार इस दफा 18 नंबर का सवाल आ गया, अब थोड़ा ही आना है, अक्सर ही आ जाता है इसमें से। तो मटेरियल इशू करने की एंट्री होती थी वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, ये एंट्री आपको सिखाई थी। अब बड़े हो गए हैं इसलिए डायरेक्ट की एंट्री है वर्क इन प्रोसेस डेबिट, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट, और इनडायरेक्ट किया है एफओएच डेबिट रॉ, बताया आप सुबेरे, ठीक है। अब खामोश हो तो हमेशा डायरेक्ट मटेरियल अज्यूम करना है आपने, जब तक क्लियरली कह ना दे इनडायरेक्ट का, ठीक है ना। तो खामोशी केस में इसीलिए वो जब बचपन में देखे तो वो कहता होता था कि ये प्रोडक्ट बनाने के लिए ये मटेरियल चाहिए हमें, तो ये खरीदा और ये इशू किया, तो वो डायरेक्ट ही होता था। तो खामोशी केस में भी हमने क्या करना है, डायरेक्ट ही। खैर इशू कराते हैं जी हम, मटेरियल ए को भी इशू करा देते हैं, मटेरियल ए। अच्छा अब जॉब्स भी दो शुरू करते हैं, मैं अब लफ्ज यूज करूंगा जॉब, वर्क इन प्रोसेस नहीं। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट में तो एक जैसी प्रोडक्शन चल रही होती है ना, ये वाले सवाल उसमें नहीं आते, इसमें सिर्फ वो प्रोसेस अकाउंट मांगता है, या सिर्फ
जो एक दो एंट्रीज FOH की मांग लेता था। यहाँ पर वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करवाता है। ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा है, तो कोई डिफरेंस नहीं है, वही प्रोसेस अकाउंट बनना है। बस वहाँ पे प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 होता था जिसमें धड़ाधड़ चीज़ें बन रही होती थी। यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक जॉब के लिए एक प्रोसेस अकाउंट खोलेंगे। जी इसकी शादी का फर्नीचर मेरे पास बनने आ गया है, मैं लकड़ियाँ वो काम करता हूँ लकड़ी का, इसका फर्नीचर का। अब मेरे पास ये ऑर्डर आया है, तो इसकी शादी का अलग है, उसकी शादी का अलग है, उसका अलग है, पढ़ने के लिए अलग उसने बनवाना है। उन्होंने कहा मैं भी कह देंगे सर, हैं तो अब ये 3 डिफरेंट जॉब्स हैं मेरे सामने, तो मैं तीनों डिफरेंट जॉब्स का अलग अलग प्रोसेस अकाउंट बनाऊंगा। जॉब ए प्रोसेस अकाउंट, जॉब बी प्रोसेस अकाउंट, जॉब सी प्रोसेस अकाउंट। इसके डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट रिक्वायरमेंट, डिफरेंट लेबर, डिफरेंट ओवरहेड्स, डिफरेंट खर्चे। इसका क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट नहीं बन रही होती, ये मैंने आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में पहले दिन बताया था। ओपन भी कर सकता हूँ लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा ओपन करने कि हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब एक जैसी प्रोडक्ट्स होती हैं तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम देख रहे होते हैं कि वहाँ पर बल्क में चीज़ें बनती हैं, कॉन्टीन्यूस प्रोडक्शन हो रही है। जबकि मेड टू ऑर्डर इन्वेंट्री जब बनाई जाती है तो हर कस्टमर का टेस्ट डिफरेंट, हर कस्टमर की डिमांड डिफरेंट, हर कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारा फिर खर्चा डिफरेंट। तो फिर यहाँ पर जॉब और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो ऐसी चीज़ें बनाती हों वो फिर प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ नहीं करती, वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज़ करती हैं। फ़र्क दोनों में कोई नहीं है, फ़र्क दोनों में कोई नहीं है। बस वहाँ पर प्रोसेस कॉस्टिंग में लगातार यूनिट्स हर वक्त प्रोसेस चल रहा होता था। यहाँ पे किसी एक प्रोसेस के अंदर कोई एक हम जॉब शुरू करेंगे, उसका प्रोसेस अकाउंट खोलेंगे, मटीरियल्स पे डालेंगे, लेबर फेंकेंगे, ओवरहेड्स लगाएंगे, और जब वो जॉब पूरी हो जाएगी तो फिर यहाँ पर मटीरियल इशू हुआ रिटर्न भी हुआ करेगा। जितनी लकड़ी शकड़ी बच जाएगी इसके ऑर्डर से वापस स्टोर में भिजवा देंगे। ये यहाँ पर होता है। प्रोसेस कॉस्टिंग में आपका वापस कोई नहीं होता था मटेरियल, क्योंकि प्रोडक्शन चल रही है, एक ऐसी चीज़ें बन रही हैं, मटेरियल जा रहा है, तो इशू रिटर्न बहुत कम होता था। खराब हो तो रिटर्न हो जाए तो हो जाए, वरना इशू रिटर्न नहीं होता था। यहाँ पे क्या है, अलग अलग जॉब्स हैं, अलग अलग जॉब है। 4 बंदे इसके काम पे लगे हुए हैं, अलग कमरे में बिठाए हुए हैं, 2 बंदे उधर लगे हुए हैं, एक बंदा उसका काम कर रहा है, तो अलग से मटेरियल रखा हुआ, अलग से लेबर, हर एक का हिसाब किताब अलग है। तो जितना मटेरियल इधर से बच जाएगा वापस स्टोर में, इधर से बच गया वापस स्टोर में, नहीं बचा तो सारा लग गया, और चाहिए तो और मंगवा लिया। ठीक है, तो अब मैंने ना 2 जॉब्स पकड़ी हुई हैं। इस वक्त मेरे पास 2 ऑर्डर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो उन 2 ऑर्डर्स में मेरा ये दोनों मटेरियल्स लगते हैं। तो मटेरियल ए भी मैंने इशू करना है, मटेरियल बी भी इशू करना है। तो मटेरियल ए जो है 35 और 45 मिसाल के तौर पे इशू हो गया। जॉब वर्क इन प्रोसेस, जॉब 1, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2, और रॉ मटेरियल ए की इन्वेंट्री क्रेडिट। मैंने कितना बोला था, 35 45 35 45 कितना बन गया, तुसी। लें जी, इस एंट्री में कोई मसला बोलो। अच्छा, रॉ मटेरियल बी भी चूंकि इस पे लगना है तो वो भी मैंने इशू कर दिया। ये कर लो ऐसे 18 22, मैं जरा 2 फिगर वो रखता हूँ जो दूसरी तरफ मैच हो जाए ना, फिर 18 और 22। तो वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 पर मेरा 18 रुपए का मटेरियल ए लगा, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2 पर मेरा 22 रुपए का मटेरियल बी लगा, ए दोनों बी लगे हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल बी की इन्वेंट्री क्रेडिट। इसमें कोई मसला है तो बताओ। हाँ जी, कोई मसला? तो रॉ मटेरियल इशू करने की सादी एंट्री तो आपने सीखी हुई थी, वर्क इन प्रोसेस डेबिट रॉ मटेरियल इन्वेंट्री क्रेडिट। लेकिन मैंने बात को थोड़ा और बढ़ा दिया। 2 जॉब्स अगर एट अ टाइम चल रही हैं तो दोनों को अलग अलग मटेरियल इशू कर दिया। 2 मटेरियल हैं तो अलग अलग इन्वेंट्री में से निकल गए, अलग अलग हिसाब भी बन रहा है। कोई मसला है? मैंने कहा मैक्सिमम जो हो सकता है कर दें ना, 1 जॉब नहीं 2 जॉब्स कराओ। ठीक है, 1 मटेरियल नहीं 2 तरह के मटेरियल डाल दो, यही हो सकता है ना मैक्सिमम। अब 1 से 2 देख लिया है तो 2 से 200 भी हो जाए तो हमें क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा अब अगली एंट्रीज करो। क्या हेड ऑफिस वाली हो गई? हेड ऑफिस में तो सब खाली, सब खाली, सब माया है। हेड ऑफिस में कख नहीं बचा, हेड ऑफिस में कुछ नहीं है, कोई एंट्री नहीं है।
क्योंकि कोई अकाउंट ऐसा नहीं जो हेड ऑफिस बन रहा हो। सुभान अल्लाह, ऐसी एंट्रियां तो अल्लाह रोज रोज दे। ये देखो ना जरा, मुझे 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 मैं अपनी बात कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये हुआ कॉपी और ये हुआ पेस्ट। आजा यार, उन बेइज्जती तो ना कर उस्ताद, आजा। ये हुआ पेस्ट, इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर ली और ये जनाब हमारा गर्मा गर्म हमारी एंट्री तैयार। यार इतना आसान टॉपिक है तो एंड पे क्यों किया, स्टार्ट में कर लेते, कर सकते थे स्टार्ट में। प्रोसेस कॉस्टिंग से पहले तो कतन नहीं कर सकते थे, पता ही नहीं होता है। और 35 बेचारा रह गया। हाँ है, यानी आसान में से भी लोग गलती निकाल लेते हैं यार। अच्छा मेरे बच्चों, अब मैंने जैसे आपको अर्ज किया कि ये प्रोसेस कॉस्टिंग नहीं है कि बस प्रोसेस चलता रहेगा, मटेरियल यूज़ होता रहेगा, फ्रिज गुड्स बनती रहेंगी, वेस्ट वाला वेस्ट होता रहेगा, नहीं आता रहेगा, और ऐसा नहीं है कि कुछ वापसी हो। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग है ये साथ ही चैप्टर। एंट्रीज तो वहाँ पे भी यही बनती हैं, पर वहाँ पे इतनी नहीं। पहले दिन एंट्री कराई थी मैंने, पहले दिन एंट्रीज कराई थी इसी प्रोसेस कॉस्टिंग की। उसके अंदर वर्क इन प्रोसेस ए है तो बस उससे डेबिट होना है, फिर वहाँ चीज़ें निकल जानी है। मटेरियल का इशू रिटर्न नहीं होता था, यहाँ पर ये भी होता है, ठीक है। तो सवाल में आ जाए इशू हुआ जो मटेरियल, उसका रिटर्न है, तो इशू रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी। रूम में इशू रिटर्न की एंट्री क्या बनेगी, सोच। पहले मैं लिख तो दूँ, अंग्रेजी क्या है जी, मटेरियल जो रिटर्न हुआ टू, मटेरियल रिटर्न्ड टू, मटेरियल रिटर्न टू स्टोर। रॉ मटेरियल के स्टोर में मटेरियल वापस आ गया। क्यों वापस आ गया होगा जी, बोलो क्यों वापस आ गया होगा। हाँ, खराब भी हो सकता है वापस आने की वजह, और क्योंकि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग चल रहा है तो जॉब पूरी हो गई होगी, कस्टमर का सामान तैयार हो गया होगा, तो जो लकड़ियां शकड़ियां जो मटेरियल वगैरह ठीक है वो वापस स्टोर में भेज दें ताकि अगले किसी ऑर्डर पे फिर यूज हो। सिंपल, ठीक है। तो जी मैं डायरेक्ट के लिए इनडायरेक्ट की भी कर लेता हूँ, अभी इनडायरेक्ट की भी कर लेंगे, ठीक है। वो एफओएच की एंट्रीज में करेंगे ना बेटा, वो मैंने अलग रखा हुआ है। एफओएच की एंट्रीज में इनडायरेक्ट मटेरियल भी आएगा, इनडायरेक्ट लेबर भी आएगा। यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट असल में मटेरियल समझो है ही नहीं, एफओएच है। हम अगर 3 हेड्स की बात करें, मटेरियल, लेबर, एफओएच, ये 3 ही थे ना टाइप्स ऑफ कॉस्ट, तो फिर इनडायरेक्ट मटेरियल कोई मटेरियल थोड़ा ही है, उसको तो हम एफओएच कहेंगे ना। इनडायरेक्ट लेबर कोई लेबर थोड़ा ही है, वो लेबर कॉस्ट थोड़ा ही है, वो एफओएच है। जरा सादा रखते थे हम बात को, ये खर्चा यार डायरेक्ट मटेरियल है नहीं, डायरेक्ट लेबर है नहीं, तो फिर ये जो भी मुसीबत है एफओएच है, इसलिए एफओएच में जा, ठीक है। इशू रिटर्न हो गया जी, इशू खड़ा हो गया जी, इशू रिटर्न हो गया, बोलो। इन्वेंट्री वापस डेबिट हो गई, सादी सी बात है। और वर्क इन प्रोसेस जिस जॉब से वापस आया है, आप यूं करो ना, सिर्फ बी से वापस करा लो। तो वर्क इन प्रोसेस जॉब, वर्क इन प्रोसेस जॉब, हाँ सॉरी रॉ मटेरियल, और वापस करा लो बी, ठीक है जी। बी भाई ने कहा तो भाई ने बोल दिया तो बोल दिया। वर्क इन प्रोसेस से आया है रॉ मटेरियल बी वापस। अच्छा, ये बी कहाँ से वापस आया जी, रॉ मटेरियल बी इन्वेंट्री डेबिट हुआ है, ये कहाँ से आया जी, जॉब नंबर वर्क इन प्रोसेस 1 से कर लो, जॉब 1, ठीक है। अब कुछ भी कर लो, कह लो जी 9 रुपए का वापस आ गया, ऐसे कोई फिगर ले लो। इशू रिटर्न, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, लेकिन टाइम लग रहा है इस पर। एक एंट्री बोलता हूँ फिर समझाता हूँ, तेजी नहीं कर सकता। सवाल आ जाए पर्चे के अंदर, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस इतनी, तो 2 दिन में टॉप है। अब इसमें क्या करे बंदा, क्या हफ्ता कर सकता है बंदा, इसको कर ही नहीं सकता। लेकिन अब फिर कोशिश करके जितना वो लंबा कर सकता हूँ, लंबी क्लास रख ली। कल भी एक सवाल इसका मैं फिर भी आगे करा दूंगा, थोड़ा हाथ सीधा हो जाता है ज़रा, ठीक है। जल्दी आ जाओ यार, हमने तो काम ख़त्म कर दिया। कैसे समझोगे आप, एसी स्लो करा दें जी। आ गए तुम जवान होकर, लो जी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट
और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, हाँ जी क्या करें भाई, इसका क्या करें? और सर ने फुट्टा काट लिया है, इन्हें यही करना होना है ना, सोच रहे होंगे यही है ना, सर ने फुट्टा निकाल लिया है तो इसको तो लाल लगाना है। क्यों जी, क्यों 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 क्यों? जी हाँ, इसमें सिर्फ एक ही जगह पर अकाउंट्स जो मेंटेन हो रहे हैं वही हिट हो रहे हैं। रॉ मटेरियल बी की इन्वेंट्री डेबिट और वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 क्रेडिट। ये बहुत लेट आया यार तुम लोग, फायदा नहीं है। आप बात सारी मैंने कर दी है, मैं दोबारा नहीं करूंगा। नहीं अब बैठो, कुछ कोशिश करूंगा। जिवें घर च तुहानूं अम्मा मार भी रही होंदी ना, तो ही होंदा है, पता तुहानूं नहीं लगदा, समझो नहीं है। बड़े दुश्मन ने साडे, अब्बा जी मार रहे हैं, बड़ा दुश्मन बना फिरता है? और जो खुद अम्मा अब्बा बनोगे फिर पता लगेगा तुहानूं, अभी नहीं, सानू भी नहीं सी लगदा पता। ला जाएंगे पक, हाँ इंतजार है जब बारबी डॉल पैनाडॉल बनती है ना। अच्छा जी, मटेरियल डैमेज्ड, और सादा लोग हैं जिनको समझ नहीं आया, अच्छे बच्चे। डैमेज हो गया या स्टोलन है या लॉस्ट है, मतलब एबनॉर्मल लॉस। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एबनॉर्मल लॉस अगर हो जाए मटेरियल का तो उसकी क्या एंट्री होनी चाहिए। तो पहली बात, आपको एबनॉर्मल लॉस की एंट्री पता होनी चाहिए, जो कि पता होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, बोलें। एबनॉर्मल लॉस की एंट्री परपेचुअल सिस्टम में पता होनी चाहिए। इन्वेंट्री तो गई ना, सड़ गई तो गई, इन्वेंट्री तो क्रेडिट। अब अगर तो कोई इंश्योरेंस वगैरह का खाता है तो कैश आ जाएगा या रिसीवेबल डेबिट, बाकी पीएनएल में। लेकिन मैं सवाल में ज्यूम कर रहा हूँ कोई इंश्योरेंस नहीं है, ताकि मैं दूर से दिखा सकूँ, देखो अब नॉर्मल लॉस पीएनएल में गया है। सबर कर जाओ, फिर मैं ज़रा तस्वीर सामने रख के बताने की कोशिश करूँगा, शायद समझ आ जाए। मुंह उठा के आ गए हो तुम लोग सिर्फ 1 घंटा बाद, पौना घंटा बाद। सुनो, तो मटीरियल एबनॉर्मल लॉस कहाँ जाता है जी? पीएनएल में। सारे एबनॉर्मल लॉसेस हमेशा कहाँ जाएंगे? पीएनएल। और नॉर्मल लॉसेस कॉस्ट ऑफ सेल। अब कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर आपको पता होना चाहिए, मैंने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट ऐसे नहीं बनवाया था आपसे, ऐसे नहीं बनवाया था, कोई तो वजह थी, कुछ तो गड़बड़ थी कि मैंने बेसिक्स में, उस वक्त सिलेबस में भी नहीं था, सिलेबस में तो अब ICAP डाल रहा है। मैंने आपको बेसिक्स के अंदर ये बनाना सिखाया था, कुछ तो गड़बड़ थी। वो गड़बड़ यही थी कि आपको पता होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल का सफ़र क्या है। कॉस्ट ऑफ सेल का सफ़र, वैसे जिन्होंने FAR 2 पढ़ लिया उनको भी ये सफ़र पता लग गया उन्हें, ठीक है। कॉस्ट ऑफ, यही नहीं है, हाँ ये कॉस्ट ऑफ सेल्स का सफ़र देखो, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में ये कॉस्ट ऑफ सेल का सफ़र होता है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ओपनिंग वर्किंग प्रोसेस, क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस की एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ओपनिंग फिनिश गुड्स की, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स। मतलब आप मटेरियल में डालो कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर में डालो कॉस्ट को, FOH में डाल दो कॉस्ट को, वो कॉस्ट अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल में गई है। क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल कहाँ से बनी है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से बनी है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट के बाद, ठीक है। तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है, नॉर्मल लॉस की एंट्री आप FOH में ही करेंगे इंशाल्लाह, तो वो प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनेगा। लेकिन अभी बात किसकी हो रही है? एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉसेज हमेशा कहाँ जाते हैं? पीएनएल में, ठीक है। तो पीएनएल डेबिट, 1 रुपया नहीं आया किसी को, पीएनएल डेबिट, इंश्योरेंस ही नहीं कराई हुई थी, आग लग गई और हमारा मटेरियल खराब हो गया। पीएनएल डेबिट, मटेरियल ए खराब कराओ, हाँ वही खराब हो गया मटेरियल, रॉ मटेरियल ए की इन्वेंट्री, रिटर्न बी हुआ है भाई, ए की इन्वेंट्री सड़ गई, शॉर्ट सर्किट हुआ। यू नो द मीनिंग ऑफ सड़ गई? ओके गुड। तुम मार्स से आए हो? नो सर, मुझसे नहीं होता। अच्छा जी, मुस्कुराइए अपने लिए, कौम के लिए, इस कौम के लिए, इस कौम के लिए
जो इतने अच्छे हैं, इनके तो मुस्कुरानी चाहिए, खिलखिला के हंसना चाहिए। सारी हुण उधलियां ने। असली गल्लां मैं वही जी सैशन तुहानूं कीतियां सन, जलियां कटियां, समझ आईयां जी? याद रखना, पढ़ लेना, पास कर लेना। वैसे ना, वैसे आपस की बात है, मतलब हुण पढ़ाउण नूं हट रहा, हुण गप्पां लाएगा। आपस की बात है कि ये ना एक मिसाल के तौर पे ये बात समझाने के तौर पे ये शेर सुना रहा हूँ कि शहर में पढ़ने वाले, बड़ा मशहूर शेर है, शहर में पढ़ने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। हो सकता है कोई मजबूरी से भी आया हो, किसी की हाँ तंगी भी हो, ऐसे भी हो सकते हैं मौजूद, लेकिन ज़रूरी नहीं है। मेरी माँ ने जेवर नहीं बेचा था, छोटे मोटे ज़मींदार घर, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम चलता था। लेकिन जब वो कहा ना, माँ पे तो बढ़ोगे तो पता लगेगा। आप लोगों को अपने से अलग करना, इवन लाहौर वाले भी है ना, जितनी देर बच्चे घर से बाहर रहते हैं ना, तो माँ बाप का दिल इधर ही अड़ा रहता है, तो कुर्बानी वालिदैन की काफ़ी होती है। तो अपने पे तुम लोगों ने रहम करना नहीं, क्योंकि तुम लोगों को ये लगता है कि बस यही ज़िंदगी है, जी लो बस। लेकिन चलो कोई नहीं, उन्हें दा मेरा ख्याल ही कर लेना, ठीक है, अपना तो तुम लोगों ने ख्याल करना नहीं है। तो बड़ी कुर्बानी है, ख़ास तौर पे आपके वालिदैन की। रूहानी अब्बा की इतनी नहीं होती, लेकिन उनकी तो बहुत ज़्यादा होती है। तो आप लोग ना अब थोड़ी सी अब गैरत कर लीजिएगा। जिन कामों में गैरत करनी चाहिए ना, उनमें नहीं करते। बाहर से छोटी छोटी बात बड़ी गैरत आ रही होती है ना तुम लोगों को, इधर नहीं करते, इतने बगैरती। इधर करो गैरत। करप्ट है वो, फलां करप्ट है, अज नवाज शरीफ करप्ट है, अद्धे कहने ने इमरान खान करप्ट है, अद्धे कहने ने फौजी करप्ट है, और तुम करप्ट हो जो पढ़ने घर से आए हुए हो। और घर से पढ़ने आने वाले यहाँ पढ़ते नहीं हो, स्वाद से पढ़ने आया है, स्वाद से आया ना पढ़ने, और यहाँ पढ़ता नहीं है, तो करप्शन नहीं कर रहा। वो करप्ट है, ये करप्ट है, मैं करप्ट हूँ, तुम करप्ट हो। असल में तो पढ़ोगे ना इंशाल्लाह, गैरत करोगे ना थोड़ी सी, यहाँ ज़रूरत है थोड़ी सी कर लेना इतनी सी। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहाँ बनेगा? चलो जी स्पीड पढ़िए। अब जो लेट आए हैं उनको तो हमने समझाना नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी करते हैं। आप रॉ मटेरियल ए की इन्वेंट्री समझो, ये क्या हुआ पड़ा, ये देखो क्या हुआ पड़ा, जरा ऊपर देखो क्या हुआ पड़ा, समझने की कोशिश करो। रॉ मटेरियल ए की इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई 17 से, ओ पीएनएल तो इधर बन रहा होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वगैरह तो इधर बन रहे होते हैं। अब हेड ऑफिस वाले ने फैक्ट्री वाले का जीएल एफएल फैक्ट्री लेजर को क्रेडिट किया, बैलेंसिंग, और हूँ पता लग गया की हो रहा है। शक्ल देखो बन गई, डीए खान वाले की शक्ल देखो, मुड़ के देखो सर, ऐसे हो गया, पता नहीं क्या हो रहा है। एडी गल को नहीं 2 मिनट से समझ आ जानी, सब्र कर दो बस, अब मैंने तेरा पूरा गल लेने दो। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे जी? जीएल अकाउंट। एंट्रियां जरा पूरी कर लेना ताकि बच्चे नोट शोट करने वाले नोट करेंगे, मैं 1 मिनट में बता दूंगा। और नॉर्मल लॉस भी अब करा ही दो, एंट्री तो मैंने पहले ही समझा दी है। नॉर्मल लॉस हो जाए या एनआरवी लॉस भी एक नॉर्मल लॉस की तरह से होता है, पता है आपको, बताया हुआ है कई बार। नॉर्मल लॉस आए या एनआरवी लॉस आए तो उसकी एंट्री आज तक आप करते आए हैं कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कॉस्ट ऑफ सेल ही डेबिट करना है, लेकिन कॉस्ट ऑफ सेल में कौन से वाले आइटम को हिट करना है, अब जरा डीप डाउन जाकर देखना पड़ेगा। तो भाई मुझे बताओ, नॉर्मल लॉस क्या डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट होनी चाहिए? वो तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लेते हैं वहां पे। नॉर्मल लॉस क्या डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है? नहीं, वो तो डायरेक्ट लेबर जो पे किए, पैसे जो खर्च हुए वो लेनी होती है। तो फिर है फैक्ट्री का खर्चा, डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर नहीं है, तो एफओएच है। तो नॉर्मल लॉस एफओएच में डालो, एफओएच में फेंकोगे तो अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? यहाँ पर मैंने लिख दिया नॉर्मल लॉस या एनआरवी लॉस मटीरियल का। कोई यहाँ पे भी लिख सकते हैं भाई, कोई यहाँ पर लिख दे तब भी यहीं पे आना है, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में आना है। वहां से होता हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है, वहां से होता हुआ कॉस्ट ऑफ सेल में, कॉस्ट ऑफ सेल में पहुंच ही गया। तो मैं तो बहरहाल आपको जब एंट्री सिखाऊंगा तो मैं यही कहूंगा कि यहाँ पे सादा रखने के लिए चीज़ों को हम यही रखते हैं कि या मटीरियल है या लेबर है या उसके अलावा जो भी फैक्ट्री के अंदर खर्चा। अब रॉ मटीरियल जो खराब हुआ है वो फिनिश गुड डैमेज होती तो फिर सोचने में बात आ सकती थी, लेकिन रॉ मटीरियल जो खराब हुआ है तो फैक्ट्री में होना है, ठीक है। वैसे तो फिनिश गुड में फैक्ट्री में पड़ी होती है। तो एफओएच तुम्हें क्या पता, तुम तो हंसोगे ही। एफओएच का अकाउंट डेबिट, अच्छा दोनों रॉ मटेरियल्स थोड़े थोड़े खराब करा लेते हैं, क्या ख्याल है? एफओएच का अकाउंट डेबिट, मटीरियल रॉ मटीरियल ए की इन्वेंट्री, ऐसे ही 6 रुपये ये भी खराब करा लो और 4 रुपये दूसरा करा लो ताकि वो 10 बन जाए, टोटल ना करना पड़े। लो सुबहान अल्लाह, ऐसी एंट्रियां अल्लाह रोज रोज दे, सुबहान अल्लाह। क्योंकि क्यों नक्का
ये दोनों ही तरह के अकाउंट्स वो हैं जो सिर्फ फैक्ट्री में बनते हैं। क्यों नक्का ऐसा है, चन्ना नच्चा यहां पर लाइन लग जाएगी। ठीक है जी, चू नक्का और चन्ना नच्चा। ठीक है, लो भाई ये हो गया आपकी मटेरियल की एंट्रीज खत्म, शुद्ध। भाई बात हमने ये की है कि दो तरह के सिस्टम्स हैं, इधर से आगे बात की थी। इंटीग्रेटेड सिस्टम, जहां पर बात मैं 1 मिनट में बोलूंगा, समझ आ रही तो ठीक है, वरना ऑनलाइन रिकॉर्ड हुआ अवेलेबल हो जाएगा, वो सुन लेना आप। यही कर सकता हूं मैं। दो तरह के सिस्टम्स यूज होते हैं कॉस्ट लोन प्रोडक्शन के अंदर। इंटीग्रेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सारी किताबें आपकी हेड ऑफिस में बन रही हैं। तो मैंने मिसाल देने के लिए बच्चों को यूं समझाया कि फैक्ट्री की ही चार दीवारी में, वहीं जहां पे फैक्ट्री है, दफ्तर है, वहीं पे आपका हेड ऑफिस भी है। जी यूं समझ लो कि एक ही जगह सारी किताबें मेंटेन हो रही हैं। जबकि नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जहां पे मसलन जरूरी नहीं है पर समझाने के लिए काम, मसलन हेड ऑफिस यहाँ फैसल टाउन में है और फैक्ट्री जो है पतोगी में लगी हुई है, भाई भेरू में लगी हुई है, रायविंड रोड पे है, सुंदर में लगी हुई है। तो हेड ऑफिस अलग जगह पर है और फैक्ट्री अलग जगह पर है। तो ऐसी सूरत में इंटीग्रेटेड सिस्टम यहाँ भी यूज हो सकता है। आजकल ERP आ गए हैं, लेकिन नहीं भी हो सकता। अगर नहीं होगा तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। ये दूसरा हमारे सिलेबस में, तीसरा भी है उस सिलेबस में नहीं है, इंटरलॉकिंग। तो नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें 2 सेट्स ऑफ बुक्स या जर्नल्स मेंटेन होते हैं। हेड ऑफिस में भी अलग किताबें मेंटेन होती हैं, फैक्ट्री में अलग। अब मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि हमने बैलेंसिंग नॉन करंट को निकाला है। हमने थोड़े वाले जेन में रख लिए, बाकी सारे दूसरी तरफ फेंक दिए। तो मैंने ये एक टी सा बनाया है, बोल्ड किस्म का टी। ये टी क्या बता रहा है कि ये 4 लेजर्स फैक्ट्री में बनेंगे, इसके अलावा दुनिया का कोई भी लेजर होगा वो आपका हेड ऑफिस में बनना है। ठीक है, तो ये 4 लेजर्स फैक्ट्री में बन गए, बाकी सारे लेजर्स, पेबल, कैश, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू, सेलिंग, पेरोल, लटरम पटरम, एवरीथिंग, इन 4 के अलावा वो कहाँ चली गई, वो हेड ऑफिस में। अब मसला कब आना है, मसला तब आना है, मसला यहां नहीं आना। पेबल, डेबिट, कैश, क्रेडिट, दोनों लेजर्स यहां मेंटेन होने हैं, नो इशू। वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, चीजें बनकर निकल गई, कोई मसला नहीं, दोनों यहां पे होने हैं। मसला तब आना है जब, जैसे मैंने कहा मिसाल के तौर पे, ये एंट्री हुई है, ये एंट्री हुई है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, पेरोल अकाउंट क्रेडिट। अब एक लेजर हेड ऑफिस में बन रहा है, दूसरा कहां बन रहा है, फैक्ट्री में। तो उसके लिए हमने तरतीब फिर ये बना ली। वो फिर हमने कहा कि इसके लिए क्या करता है, हेड ऑफिस वाला अपनी किताबों में एक फैक्ट्री का लेजर ओपन कर लेता है, और फैक्ट्री वाला अकाउंटेंट अलग जो बिठाया होता है हमने, वो फैक्ट्री की किताबों के अंदर हेड ऑफिस का एक लेजर ओपन कर लेता है, जिसका नाम वो जनरल लेजर रखते हैं। अब आगे क्या करते हैं हम सिंपली एंट्री को देखते हैं और एंट्री को हाफ पोस्ट कर लेते हैं। ये इधर बनने थे, कैश इधर बनना था, एंट्री खाली होती है एक एक तरफ से, तो उधर हम क्या लिख देते हैं, फैक्ट्री की किताबों में GL और हेड ऑफिस की किताबों में FL। ये काम बस हमने किया इतनी देर में। तो तुम लोग कहोगे अच्छा ही हुआ लेट आए, है ना। ठीक है जी, कुछ समझ आई है बात की। चलो इसका सर उड़ाना है। अच्छा ही आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अहमद की बात कर रहा। अहमद को मैं जो मर्जी कहता हूँ मेरी, अच्छा इसी कोनी की हेल्प से अल्लाह ने ये मुझे लिखने की तौफीक दी। वैसे अल्लाह तो इस पे कादिर थे कि बगैर इसके भी लिखने देते, मुझे लिखवा लेते मुझसे। तुम्हें आज यही नहीं अच्छी लग रही, ऐसे एहसान फरामोश हो तुम। मतलब पूरा हो गया ना। सारे सेशन में जब मैं कहता था कि जिंदगी रही तो कल मुलाकात होगी, तो कहते थे नहीं सेशन पूरा कर ले। अब तुम कह रहे हो ठीक है रिवीजन रह गया तो हम खुद भी कर लेंगे, है ना, कि रिवीजन भी करके जाऊं। अच्छा रिवीजन करके जाओ, इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा। मेरे तो गारंटी नहीं है, क्योंकि दुनिया का निज़ाम है ना, वो किसी के आने से नहीं चलता, किसी के जाने से नहीं रुकता। बल्कि कई लोग ऐसे दुनिया में आपने आसपास देखें। आज थोड़ी लंबी क्लास है ना, जरा गपशप भी साथ साथ लग रही, शाम का टाइम है, आप लोग इतना पढ़ भी ना सकते एकदम, तो गपशप भी चले। ऐसी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, नहीं वो नहीं है जी, सॉरी। अच्छा अब सुनो, तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास होंगे जो ये कहते थे कि यार मेरे घर का निज़ाम, मेरे कारोबार का निज़ाम, मेरी दुकान का निज़ाम, मेरे कॉलेज का निज़ाम, जैसे कोई कॉलेज वाला हो इतना का, नहीं चलता हमारे बगैर। जाने के बाद उससे अच्छा चला है। नहीं, इस पे हंसने की बात नहीं है, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ये मेरे आपके लिए भी है। हमें भी यही लगता है कि हमारे घर का निज़ाम, हमारी चीज़ें हमारे बगैर, मुझे लगता है मेरे घर का निज़ाम मेरे बगैर नहीं चलेगा यार। मेरे बीवी बच्चे हैं, बहन भाई हैं, वालदा हैं, क्या बनेगा सबका,
कुछ भी नहीं होगा, ज्यादा अच्छा चलेगा, क्योंकि निजाम अल्लाह का है। मैं नहीं चला रहा, ये धोखा है, मुझे लगता है मैं चला रहा हूँ। चमगादड़ से पूछा मिसाल बनी हुई है, पुट्ठी क्यों लमकी हुई है, लै पागला, आसमान पैरों से चुके थले आ जाते, डिग ना पवे। हमारा हिसाब है वो आजकल। तो भाई हमेशा से अल्लाह ही थे और वही रहेंगे, और लेबर पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो लेबर की ट्रांजैक्शन शुरू करते हैं। लेबर की ट्रांजैक्शन में मैं सबसे पहले आपको कहता हूं, बचपन में आपने एंट्री सुनी होगी कि आपने अपनी लेबर को एडवांस दिया है, सैलरी एडवांस में दे दी, तो एडवांस टू स्टाफ क्या एंट्री करोगे? एडवांस टू स्टाफ की एंट्री नहीं आती तो फूटो ना फूटो, फूटो। अब मैं चार्ज हो चुका हूँ, बस मुझे आधा घंटा लगना था, थकावट खत्म हो गया। अब तो मैं 6 बजे तक भी पढ़ा सकता हूँ आपको, पढ़ाना नहीं है, मैं कह रहा हूँ पढ़ा सकता हूँ, पढ़ाना नहीं है। एडवांस टू स्टाफ, एडवांस टू स्टाफ, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। अच्छा पेबल ना कर देना अहमद भाई, ठीक है, एडवांस दिया आपने, एडवांस डेबिट पेबल क्रेडिट, इतना तुम IFRS 15 पढ़ रहे हो, है प्यार 2 वालों है, रिसीवर डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा वो भी दोनों लेजर इधर ही बनने हैं अगर एंट्री आ जाए आपके सवाल में, लेकिन FAR 2 में आएगी, यहाँ नहीं आएगी। अच्छा सुनो, एडवांस, ठीक है, ये तो कॉस्ट अकाउंटेंट्स भी कॉस्ट अकाउंटिंग कर लेते हैं ना, आपके अंदर जो फैक्ट्री में बैठे होते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उनको आती हो ना आती हो, ये काम तो वो लोग भी कर सकते हैं। ठीक है, चलें छोड़े, बात और तरफ जा रही है। एडवांस डेबिट, बातें ज्यादा काम कम कर रहा है, ये शाम में इसने बुला लिया है, हम वेले थे, मुझे भी पता है नहीं थे। आपने 3 रुपए का एडवांस दे दिया। एडवांस टू स्टाफ जो होता है ना बेटा, ये एक एसेट है, राइट है टू रिसीव, या तो कैश इन फ्यूचर, हम कैश वापस ले लेंगे, या फिर अगली सैलरी में से एडजस्ट करेंगे, सर्विस देता रहेगा तो या तो राइट टू रिसीव कैश ही होता है या राइट टू रिसीव सर्विसेज होता है। दोनों सूरतों में जमाई लेने वाले भाई ये हमारा एसेट ही होता है। ठीक है, अब इसकी एंट्री करने की ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाल लाल इधर ही लगनी है लाइनें, इधर भी लग सकती हैं। खूबसूरत एंट्री, खूबसूरत एंट्री, एडवांस डेबिट इधर लिखा हमने, और कैश भी क्रेडिट इधर ही लिख दिया हमने। ठीक है, और यहां पर कोई एंट्री नहीं होवेगी, कोई एंट्री नहीं होवेगी। ओके जी, लो भाई, कितना आसान काम है। अच्छा अब थोड़ी सी जरा तवज्जो चाहिए, ख्वातीनो हजरात तवज्जो फरमाएं। हवाई जहाज बस लैंड करने ही वाला है। अच्छा जी, ये जरा एंट्री, चूंकि 3-4 चीजें इकट्ठी आनी है तो इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाओ, नोटिस आपको भेजा है मैंने, सुने जी। वो जो मैंने कहा था शापर भर लेना है आपने, वो शापर को भरना ले जरा, शापर जो भरना था, ये शापर, ये पेरोल, और ये पेरोल, ये पेरोल का अकाउंट मैंने कहा था जब पेरोल बनता है वो लंबी लिस्टें और पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री कर देते हैं हम पेरोल का अकाउंट डेबिट और कैश या पेबल क्रेडिट। अब ये इतनी सादी एंट्री नहीं होती जितनी मैंने सवेरे बताई थी आपको, इतनी सादी नहीं होती। देखो ना, जिसको एडवांस दिया है उसका एडवांस एडजस्ट करने का मौका भी यही है कि नहीं? बोलो, अगर एडवांस दिया तो उसकी एडवांस सैलरी एडजस्ट करनी होगी ना। जिसको एडवांस देते हैं तो उसको सैलरी के वक्त ही उसकी सैलरी काटते हैं ना। इसका मतलब जब वेजेस को रिकॉर्ड करेंगे तो वेजेस तो डेबिट हो गई, जितना मिसाल के तौर पे हमारा 100 रुपया बनता था वेजेस, लेट्स से 100 रुपया बनता था, ठीक है, तो अब 100 रुपया एक्सपेंस बना, लेकिन पे 100 नहीं करेंगे, हम कहेंगे तुम्हारा पहले 30 तो हम काटेंगे ना, तुमने 10 दिन पहले एडवांस लिया था, तुमने कहा था मैं तनख्वाह पे कटा दूंगा, बाकी 97 पे करने लगेंगे, करने ही लगेंगे कि ख्याल आएगा ओहो इनका तो टैक्स भी काटना है, विद होल्ड करना है तो टैक्स विद होल्ड करेंगे, इनकम टैक्स पेएबल साथ ही। अब अच्छा मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स भी विद होल्ड कर लिया, बाकी को 70-75 जो बचा था देने लगे थे कि ख्याल आया ओहो इनके पैसे काट के प्रोविडेंट फंड में तो जमा कराने हैं, उतने मैंने भी देने हैं लेकिन इनके भी तो काटने हैं, तो ले दे के वो 100 रुपया तनख्वाह थी अहमद की, ले दे के को 50, 60, 65 इसको मिल जाएगा, जितना बचेगा कट कटा करके। अब ये असल में एंट्री है तो वही वेजेस डेबिट कैश या पे, जो बचेगा वो पे कर देंगे या पेबल आ जाएगा। बात समझ आई? तो ये एंट्री अब मैं करने लगा हूं। 100 रुपए की ही मेरी वेजेस बनी टोटल,
ठीक है। तो वेजेस, पेरोल अकाउंट बोला था उसको, पेरोल अकाउंट ही बोल दो, वेजेस अकाउंट भी लिख सकते थे, मैं वेजेस लिख देता तो वो असल में सवेरे पेरोल लिखा था ना, पेरोल लिख रहा हूँ। तो पेरोल का अकाउंट डेबिट, 100 रुपये मेरा पेरोल बना है। हमने सबसे पहले कहा ओ भाई एडवांस कटवाओ पहले, चलो शाबाश इधर आओ। तुमने जो 10 दिन पहले कहा था कि वो घर को थोड़ी सी ज़रूरत पड़ गई जी, मुझे मेहमान आ गए हैं तो ज़रा मुझे एडवांस दे दे, 3 रुपये सैलरी पे कटवा दूंगा, ऐ कटे गए जी। अगर बस और कुछ ना हो तो 97 क्या कर देंगे, अहमद को पे कर देंगे। ठीक है, हमने कहा अहमद तुम्हारे ही भले के लिए हमने एक प्रोविडेंट फंड तुम्हें पता है शुरू किया हुआ है, जिसमें हम तुम्हारे पैसे काटते हैं और साथ में ही जो है वो उतने ही पैसे हम भी डालते हैं, लेकिन इसके तो काटने हैं ना पैसे। तो 7 रुपये हमने इसके काट लिए। बल्कि उससे पहले हमने कहा अहमद तुम्हें पता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तुम्हारे ऊपर टैक्स लागू होता है, और वो टैक्स तुम्हारा 100 रुपये के ऊपर बनता था 25 रुपये। ठीक है, हाँ ज़्यादा सैलरी हो तो 30 रुपये भी पहुँच गया, पता नहीं कितना टैक्स ले रहे हैं ये लोग, तो 35% भी चला गया। तो जी वो 100 रुपया बेटा में ये 10 लाख है असल में, आप यूँ समझें ये अहमद की तनख्वाह है, कोई आम तनख्वाह नहीं है। ठीक है, अब एडवांस कट गया, 97 इसको देने ही लगे थे कि ख्याल आया 25 रुपये तो इसका टैक्स बनता है। ये काफ़ी सारे लोगों का, ये 100 मिलियन है सैलरी वेजेस, चलो अब सबका इकट्ठा टैक्स काटना है, तो ये टैक्स विदहोल्ड करके आपने अपने पास रखना होता है और फिर कुछ दिन के अंदर अंदर आपने हुकूमत की तिजोरी में जमा भी कराना होता है। जो भी एम्प्लॉयर्स हैं, ये कॉलेज वाले हमारे टैक्स काटते हैं, फिर कॉलेज वाले ये नेशनल बैंक में जमा करवाते हैं। ठीक है, हर महीने टैक्स काट के जमा करवाया जाता है, वो 5-6 तारीख तक जमा करवा देते हैं, काटते हैं तो 5-6 दिन के अंदर अंदर जमा करवा देते हैं। बात समझ आ रही है, क्योंकि ये विदहोल्ड किया ही गवर्नमेंट की तिजोरी में जमा कराने के लिए, जिनके ऊपर लाइबिलिटी होती है विदहोल्डिंग। नहीं विदहोल्ड करेंगे तो भी पकड़े जाएंगे, एम्प्लॉय भी और एम्प्लॉयर भी विदहोल्ड कर लेते हैं। ये टैक्स ऑन सोर्स से कट जाता है, इसीलिए तो सैलरी वाले से इस बेचारे से टैक्स लिए जा रही है हुकूमत, बाकी काबू नहीं पा रहे। ये तो बेचारे काबू ने, इन्होंने तनख्वाह तो देनी है, इन्होंने एम्प्लॉयर ने उन्हें टैक्स काट के देना, उन्हें एम्प्लॉयर तो गले तो फाड़ लिया, तो टैक्स काट के भेजना। ठीक है, काट लिया, तो हमने इसका टैक्स काट लिया और काट के फिलहाल हमने रखा है अपने एक दराज में अलग करके, और फिर बंदा भेजेंगे अभी 2-4 दिन में वेले हो ले तनख्वाहें। आपको पता ही नहीं है तनख्वाह देना कितना लंबा चौड़ा काम होता है फैक्ट्रियों में, जहाँ 2-2 हज़ार 2500 एम्प्लॉयज़ काम करते हों, तो पे रोल भी फिर वो एक अजीब ही एक क्या कहते हैं उसको, एक इवेंट ही होता है वो भी, तनख्वाह बांटना भी। तो खैर 25 रुपये विदहोल्ड कर लिए, कितने बच गए, 72 पे करने ही लगे थे कि वो ख्याल आया कि भाई इसको बुलाया, यार तुम्हारे लिए प्रोविडेंट फंड ओपन किया है तो ये 7 रुपये ना तुम, ताकि 65 रह जाए, 7 रुपये तुम जो है ना ये इधर रख दो, तुम्हारा प्रोविडेंट फंड पेएबल है, ये तुम्हारा वाला भी ये पेएबल यहाँ से डेबिट करके हम प्रोविडेंट फंड को भेज देंगे, और इतने ही हमने भी डालने हैं, हमारी तो वो भी सैलरी होती है, पता है ना, हमारी वेजेस ही होती हैं वो। ठीक है, तो प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट हो गया, अब बाकी कितना बचा दे ही दें अब तो 65 जो है ये आप अब कैश पे कर दें, या अभी भी इसको पेएबल रख लें, 2-4 दिन बाद जब इसने आना है तो ये ले जाएगा। फिलहाल ये आया नहीं, हमने सिर्फ हिसाब किताब करके रख लिया। अब ये जनाब आपकी एक खौफसूरत सी एंट्री है, इसको मैं खूबसूरत तो नहीं कह सकता, ये ऐसी भी एंट्री हो सकती है, लेकिन बिल्कुल लॉजिकल एंट्री है, कोई इलॉजिकल बात नहीं है, सादा सी बात है। आपके पर्चे में क्या ये सारे आ जाएंगे, मुझे कोई ट्रांजैक्शन नज़र नहीं आई कि एट अ टाइम सारे आए। मैं तो आपको वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए तैयार करता हूँ, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर कोई मिसाल के तौर पर ये आ जाएगा कि जी पेरोल बनता है 100 रुपये और एडवांस ले रखा था एम्प्लॉयज़ ने और उनका टैक्स इतना बनता है, तो ज़्यादातर मशहूर यही है, 1-2 एडजस्टमेंट जो आती हैं तो वो आपके आ जाएंगे 100 रुपये, बाकी एडवांस किया, बाकी इनकम टैक्स पेबल और बाकी कैश पे कर दो, या पेबल टू एम्प्लॉय अलग से करके रख लो जो उसको पे करना है। फिर सही है, समझ आ रही है। चलो अब इस एंट्री को करो। मैंने एंट्री में फिगर्स इसीलिए डाली हैं कि आपको फिगर सामने हो तो एंट्री करनी आती हो। चलो शाबाश, हिम्मत करो, लेट आने वाले तो पहले करो ना, तुमने बड़ा नोट कर लिया फटाफट जी। जी हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी। फरते जज्बात में ना ये हो गया मुझसे, मुझे माफ कर देना, जो हो सके तो तामी माफ कर देना, ना हो सके तामी माफ कर देना। कर दोगे नहीं माफ है?
तो भाई ये असल में ग्रॉस वेजेस हैं, जिसको आप पेरोल भी कहते हैं। तो ये जो बंदा पेरोल पे करता हो ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसको जाके पूछोगे तो वो ये सारे काम कर रहा होता है। काफ़ी हेक्टिक काम होता है, महीने में एक दफ़ा उसको ये सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। महीने के एंड पर आकर लोगों के ओवर टाइम्स इकट्ठे करेगा, सैलरीज कैलकुलेट करेगा, फिर एक सैलरी बन जाएगी। फिर वो देखेगा इसने कोई एडवांस ले रखा है ड्यूरिंग द मंथ, तो वो उसको डिडक्ट करेगा। फिर देखेगा कैलकुलेटर मार के इसका टैक्स कितना बनता है, हुकूमत की जो तिजोरी में जमा कराना है वो अलग करेगा, फिर बाकी पैसे उसको पकड़ाएगा। फिर पेरोल वाला ये काम कर रहा होता है, ठीक है। पी फंड अगर बनाया तो पी फंड के भी पैसे अलग करने ही पड़ेंगे। अहमद ने 65 ही कार लेके जाना है, ठीक है ना, 100 चो। अच्छा जी, बाकी 25 के अगेंस्ट इसको हुकूमत सर्विसेज दे रही है जो टैक्स ले रही है, और 7 के अगेंस्ट प्रोविडेंट फंड हमने बनाया जो इसके बुढ़ापे के अंदर अगर बच गया तब तक तो इसके काम आएगा। हाँ, ये आप इस बात पे हंसते क्यों यार? देखें, सबसे बड़ी जिंदगी की हकीकत ही मौत है, लेकिन हमने मजाक बनाया हुआ इसको, हालांकि मजाक थोड़ा ही है, ऐसे ही बस। ग्रॉस वेजेस, पेरोल। और इतनी अजीब बात है, अब मुझे याद है आप लोगों की, बिल्कुल आप लोगों की एज के अंदर मैं था जब हम ये सरोजे पे एक बार गए, गश्त कर रहे, तो ऐसी बात करे, तो हम मुलाकात करने गए ऐसे नौजवान पे, तो हम बात करें गश्त में, हमने कहा कि यार ऐसे इंसान जब मरता है तो नया नया जज्बा आपकी तरह से, तो कब्र में जाता है तो मुनकर नकीर आते हैं, तो अब वो आगे से कह रहा है कि वो मुझसे छोड़ें यार, इतनी सी कब्र होती है तो मुनकर नकीर कहाँ बिठाओगे? ये हंसने की बात, ये रोने की बात, मैं मजाक नहीं कर रहा। हम इतने गिर चुके हैं इस वक्त अपने ईमान के हिसाब से कि हमें ये सब चीज़ें फर्जी लग रही हैं। और मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा अच्छा लाहौर पे एटम बम गिरे तो क्या होगा? सब मर जाएंगे। मैं कहते तू एटम बम देखे है? जी बात करते हैं, तस्करों में से चीज़ें निकलेंगी तो फिर जिस चीज़ का तस्करा है उसका वजूद है, एटम बम का तस्करा है उसका वजूद है, कब्र का तस्करा नहीं, हशर का नहीं। तो ऐसे ही है। तो ग्रॉस वेजेस पढ़ा ले यार, पढ़ा ले। हमने फीस देखे, मैंने फीस के टाइम में ये बातें कभी नहीं की आपसे, ये तो एक्स्ट्रा क्लास है तो मेरी तरफ से है, ठीक है। तो ग्रॉस वेजेस हाय रिकॉर्डेड आफ्टर, क्या बताएं आपको दिल का हाल, आफ्टर डिडक्शंस, आफ्टर ढेर सारी डिडक्शंस, ठीक है जी। इसको मैं यूं भी कह सकता हूं, उर्फ़े आम में इसको कहा जाता है एक्रूअल ऑफ वेजेस। यानी अगर मैं यहीं पर कैश की बजाय पेबल लिख देता ना एंड पे, तो यही एक्रूअल की एंट्री बन जाती। एक्सपेंस तो डेबिट करना था, पेरोल तो डेबिट करना था। क्या हुआ, कितना टाइम हो गया? कितना कराया सी है कुछ नहीं, 1 घंटा, चलो 1 घंटा 5-7 मिनट बाद बताना, ये लेबर वाली पूरी कर लें, जल्दी करो यार, अब बस करो, बस बहुत हुआ। हाँ जी, सुभान अल्लाह, जिंदी रवे है जी एंट्री जड़ी है ना, सुभान अल्लाह, आय हाय, मजा आ जाता है ऐसी एंट्री देख के, दिल गार्डन्स हो जाता है, गार्डन्स। मुझे लगता है टेबल का पी उधर ही रह गया, नहीं आ गया, बिस्मिल्लाह कर। सारे के सारे हेड ऑफिस वाले थे, कोई भी फैक्ट्री का यहाँ पर लेजर नहीं था, ठीक है जी। चलो जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। 10 मिनट में ये एंट्रीज पूरी नहीं होनी, और फिर आधे पौने घंटे में वो सवाल पूरा नहीं होना, 5:15 तक बात चली जानी है। अब मुझे कोई बात ना करने देना एक्स्ट्रा, ठीक है। रिकॉर्डिंग वालों की तो डाउनलोडिंग में तो उनका ज़्यादा एमबीज लग जाएंगे ना ऐसे फजूल बातें सुनने में। कम अज़ कम रोकना है मुझे जैसे भी शुरू हों। पेमेंट करो नेट वेजेस की, या इसको पेबल ही करो, ये अलग एंट्री करते हैं। पेबल, पेबल टू स्टाफ, पेबल टू स्टाफ, पेबल टू अहमद, ठीक है जी। तो पेबल टू स्टाफ कितना रिकॉर्ड कर लिया जी हमने? 65। अब ये पेबल पे कराते हैं, ठीक है। ज़रा अच्छा है ना, 2 एंट्रीज हो जाएं, ये दोनों तरह की एंट्रीज आ सकती हैं ना, ठीक है। पेबल रिकॉर्ड हो और कुछ दिन बाद पे हो, तो बाद तो एंट्री ना आती है, तो आपने तो एंट्री कराई नहीं थी, हम तो लाइन के बैगर्स थे, इसलिए सॉरी हमने नहीं की, पेपर में छोड़ आए हैं हम। तो अब क्या कर दो, पेमेंट कर दो ऑफ नेट वेजेस, नेट जो वेजेस है आप उसकी पेमेंट कराओ। अब पेबल डेबिट कर दो और कैश क्रेडिट, पेबल टू स्टाफ डेबिट, और ये फिर वही एंट्री है जो सारी की सारी कहाँ आएगी? हेड ऑफिस। 65 रुपए की एंट्री होगी ये। जी यार, यहाँ कहाँ से एक्रूवल वाला टॉपिक आ गया है? मैं देख, तो तुम हर चीज़ से इतना डरते हो।
जनरल बातें ऐसी ना किया करो। तुम ये जनरल बात ये भी तो कर सकते थे, फलां टॉपिक बहुत अच्छा है, हाँ ऐसी बात किया करो। जिंदगी में जो अल्लाह ने दिया, जो मिला, उसका जिक्र किया करो। फिर मैं उधर बहक रहा हूँ, वापस लाओ मुझे। अच्छा जी, अच्छा अब ऐसा करो, डायरेक्ट वेजेस को भी चार्ज कर दो, इनडायरेक्ट वेजेस को भी चार्ज कर दो प्रोडक्शन पे। शापर भर चुका है, पेरोल हैज बीन डेबिटेड, पेरोल अकाउंट मेरा अब डेबिट हो गया है। अब जहां का खर्चा, जहां का खमीर पहुंचाओ मैं, ठीक है। तो चलो जी, पेरोल डेबिट हो चुका था। अब पेरोल में से मैं कहता हूं चार्ज करो डायरेक्ट वेजेस, चार्जिंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस कहां जाएंगी जल्दी बताओ। इतनी बेतहाशा एंट्रीज है ते विच निकलिया कुछ भी नहीं, कटिया पहाड़ ते विचों कुछ भी नहीं निकलिया। चार्जिंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस, चार्जिंग ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो क्या चार्जिंग, क्या एंट्री होगी जी, पेरोल क्रेडिट होना है और वर्क इन प्रोसेस डेबिट होना है। लेकिन वो हो, हमारी तो जॉब्स भी दो थी, चलो दोनों को भेजो। वर्क इन प्रोसेस जॉब क्या रखा था, 1 2, हाँ ए बी ना कर देना हूँ, नवी जॉब ओपन हुई हो। वर्क इन प्रोसेस जॉब 1 डेबिट, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2 डेबिट, और क्रेडिट किसे करेंगे, पेरोल अकाउंट, पेरोल। यही तो वो एग्जांपल मैंने दी थी, ये तो आप सबको आनी चाहिए। ऐसी रैंडम सी फिगर ले लो, कितना बना, ओहो राउंड नहीं हुआ, ये 41 बन गया, देखो कितना तंग होना पड़ा। चलो खैर आ गया जी, अद्धा तितर अद्धा बटेर आ गया। तो वर्क इन प्रोसेस जॉब 1, वर्क इन प्रोसेस जॉब 2, ये तो बनेगी आपकी फैक्ट्री के अंदर, लेजर ये बनते हैं। और पेरोल का अकाउंट जॉब, ये पेरोल का अकाउंट कहाँ बनता है, हेड ऑफिस में, ठीक है। ये 41। अब बैलेंसिंग फिगर, बड़ी देर बाद आया उस्ताद तू यार, किधर रह गया सी, एफएल अकाउंट में फैक्ट्री लेजर ओपन कर रखा है हेड ऑफिस वाले ने, और फैक्ट्री वाले ने जीएल अकाउंट ओपन कर। हाँ मैं करता हूँ, मैं तक लिया है। ठीक है। अच्छा अब देर ना लगाना, चार्जिंग ऑफ इनडायरेक्ट लेबर फिगर मैं बता देता हूँ, 24 रुपए कर दो चलो। अब कह रहे हैं बताया नहीं, जॉब ए जॉब बी, क्या मतलब जॉब ए जॉब बी, एफवाइज का एक ही अकाउंट है, एफवाइज का जॉब्स वाला अकाउंट नहीं होता, जॉब 1 का एफवाइज अकाउंट, जॉब 2 का नहीं भाई नहीं, एफवाइज का अकाउंट है, सारे एफवाइज उसमें, फिर उसमें से एब्जॉर्ब बेशक जिस मर्जी जॉब को जितना करवाते रहो, एब्जॉर्प्शन रेट के हिसाब से एब्जॉर्ब करवाते हैं, उसकी एंट्री वर्किंग प्रोसेस डेबिट, एफवाइज क्रेडिट करेंगे अभी एफवाइज के अंदर जाके। ओके, तो चार्जिंग ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट वेजेस को चार्ज करवा दो। यहां पे मैं चार्ज करवाने का कह रहा हूं, रिकॉर्ड करने का नहीं कह रहा। रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे, ये रिकॉर्ड हुआ था भाई, रिकॉर्ड तो पेरोल हो गया था, और वो शापर में से निकाल के पहुंचा रहे हैं जहां जहां पे इन्होंने जाना है। तो चार्जिंग ऑफ इनडायरेक्ट 24 रुपए बोला था, एंट्री बोलो, एंट्री एफओएच का अकाउंट डेबिट पेरोल। तो यार ये तो बड़ा आसान काम है, अगर ये इंटीग्रेटेड सिस्टम ही आ जाए तो जो 3 अटेम्प्ट पहले आया था ना 16 नंबर का, वो यही आया था, इंटीग्रेटेड सिस्टम, जो आज इंशाल्लाह आपको होमवर्क में दूंगा। तो एफओएच अकाउंट इधर बन रहा है फैक्ट्री में, और पेरोल अकाउंट इधर बन रहा है हेड ऑफिस में। आसान काम है, मुश्किल नहीं है। मुश्किल तो सिर्फ ये आप लोगों की नीयत सीधी हो जाए, पढ़ने वाली हो जाए, और आज से आप पढ़ना शुरू कर चुके हों तो पास है। अब देखो ना सारे इसमें फॉल कर गए, क्योंकि आज से तो पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त आप पहले को रोज पढ़ते थे, आज पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू कर दिया आपने माशाल्लाह, यस। तो हेड ऑफिस में एफएल अकाउंट बैलेंसिंग 24, और फैक्ट्री में जीएल अकाउंट बैलेंसिंग 24। सुभान अल्लाह दियां बेड़ा तुसां चरो ते मैं खेड़ा। छोड़ो मिट्टी पाओ वापस आओ। अच्छा
सेलिंग एडमिन वेजेस की एंट्रीज चल रही हैं लेबर की, तो सेलिंग एडमिन भी चार्ज कराओ। मैंने ये भी सिखा दिया था इत्तेफाक से, तो ये एंट्री भी कहीं आ ही जाती है, हुण मौका चंगा है। तो चार्जिंग ऑफ सेलिंग वेजेस, सेलिंग एडमिन वेजेस, चार्जिंग ऑफ मार्केटिंग सेलिंग तो एक ही बन जाता है ना, तकरीबन मिलता जुलता है। चार्जिंग ऑफ सेलिंग और एडमिन वेजेस, हाँ जी बोलें जी। जी सेलिंग या एडमिन जो भी है वो वाला एक्सपेंस डेबिट, सेलिंग या एडमिन एक्सपेंस डेबिट और पेरोल का अकाउंट क्रेडिट। तो भाई यार अब इसमें अज्यूम कर लें 27 कर लो, 35 कर लो, 35 पूरा हो जाएगा फिर मेरे ख्याल से, जितनी वेजेस है रह यही गई थी मेरे हिसाब से ना, यही बची थी ना, वो मैंने पूरी कर दी है ना यार। वेजेस जो रिकॉर्ड की थी ना सारी पहुंच गई जहाँ जहाँ पहुंचनी थी, बचता यही था मेरे जहन में, तो यही आ रहा है, ये देखो यही है, मैंने सही गिनती की है। 41, 24 और 35 कितना बनता है? 40, 50, 60 ते 100, मैं 100 पूरा किया है। वो ये वेजेस में 100 था ना, तो 100 मैंने वेजेस का पहुंचा दिए जहाँ जहाँ पहुंचना था, चार्ज कर दिया, और कोई नहीं है, बस यही हमारी वेजेस थी। सेलिंग एडमिन थी या फैक्ट्री की थी, डायरेक्ट कुछ और कुछ इनडायरेक्ट, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है जी, सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस तो हेड ऑफिस में, क्या दोनों, पेरोल भी, अरे वाह, तो कॉपी पेस्ट वाली एंट्री को हमने, ओ यार पूरा लिखा सही नहीं गया, मिटा के करना ही था, कॉपी पेस्ट ही कर लेता हूँ, मौका लग गया। ओके ओके ओके, पता नहीं क्या यार, खाने भी रखा लगे पीछे में थोड़े थोड़े, चलो एक खाना बहुत बड़ा बन गया। असल में वो बोल्ड है ना, बोल्ड ये एक सिस्टम है, ये अलग है, मैं तो सिखाते हुए आपको सब सिखा गया ना इकट्ठा, वरना ये एक अलग सिस्टम है बोल्ड लाइन, और ये अलग है जिसमें दरमियानी सिंगल, यानी कि इस सिस्टम में दोनों चल रही हैं। बाय द वे मैं कब बता दूं, मैं कहा बात ये ना कहन है होया कि साढ़े नाल बाहर जा क्या कहोगे पता है, एक टॉपिक आज ना एंड पे आके ना, फ्लैटमेट्स को बता रहे होंगे वो हमें तो एंड पे आके गोली करा दी इसने, ऐसे ही बस, इतना बड़ा टॉपिक था, 2 चैप्टर से 2। ओ सच्ची, इसके 7 रुपए काटे थे, तो हमने नहीं 7 रुपए जमा कराने, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी फंड। ओह कुछ गड़बड़ हुई है, एवरीथिंग इज ओके फाइन, बट व्हाई हैव यू बीन सिलेक्टेड, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद यू, व्हाट टॉक इज, एम्प्लॉयर्स यानी हमारा, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड की जगह बच गई, यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, तो एम्प्लॉयर्स पी फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। हाय हाय आज मैं झलकियाँ देखूंगा, मैच जीते हुए हम आए, टाइम नहीं मिला अभी, सारा दिन देखूंगा, छुट्टी है भाई, मोटिवेशन यू नो। हाँ जी, अब देखो प्रोविडेंट फंड पेएबल में हमने भी क्रेडिट कर दिया 7 रुपए, अलग कर लिए, लेकिन अब डेबिट करना है तो ये पे रोल में तो डालना नहीं है, ये तो अब डायरेक्ट एक्सपेंस करना है। तो मैं कहता हूँ जी मिसाल के तौर पे प्रोविडेंट फंड तो सबका ही हमने काटना होता है ना, चाहे वो फैक्ट्री के मुलाजमीन हों, चाहे वो हमारे सेलिंग एडमिन वाले हों। तो मसलन 4 रुपये हमारा फैक्ट्री के मुलाजमीन का था, ये सिर्फ अहमद की तनख्वाह नहीं है, ये सारों की तनख्वाह थी। अच्छा हाँ, कल अहमद फैक्ट्री 'च भी लगा है, एडमिन 'च भी लगा है, थोड़े दिन अहमद ना हो गया, जिन हो गया है। तो ये 7 रुपये हमने सारे एम्प्लॉयज़ के डिडक्ट जो किए थे, हमने भी 7 रुपये डाले। अब इसकी एंट्री वैसे तो एक्सपेंस डेबिट है, ये भी सैलरी एक्सपेंस है, हमारे लिए ये एक्सपेंस है। एक वो 100 रुपया जो हमारा एक्सपेंस था, और एक जो हमने 7 रुपये डाले, ये भी एक्सपेंस है, उसी का पार्ट होता है। लेकिन मैंने आगे मुसीबत आपके गले ये डाल दी कि इस 7 में से 4 रुपये जो हैं वो फैक्ट्री के मुलाजमीन का प्रोविडेंट फंड है, और 3 रुपये सेलिंग एडमिन वालों का। अब सेलिंग एडमिन वाला तो आपको समझ आता है,
कि आप उसको सेलिंग एडमिन में डेबिट करेंगे, फैक्ट्री वालों का क्या करें? अब मामला आ गया है तो लेबर की कॉस्ट क्या डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट नहीं है। आपको लेबर के चैप्टर में शायद ये पढ़ाया भी था कि सिर्फ जो आप डायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हैं वो आपकी जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। डायरेक्ट वेजेस के अंदर जो आप पे कर रहे हैं, जो भी उसके अलावा आप पे कर रहे हैं, ओवर टाइम है, बोनस है, ये तो उससे भी आगे की बात है। प्रोविडेंट फंड का ये इसको भी नहीं कर रहे बल्कि पी फंड में डाल रहे हो, तो इसको एफओएच में ही डाल दो। मेरी राय है तो फैक्ट्री का खर्चा, लेकिन ये डायरेक्ट मटेरियल नहीं है, डायरेक्ट लेबर भी नहीं है। मसला आगे ये भी है ना, फिर आगे लेबर भी तो दो तरह की है, कोई डायरेक्ट है कोई इनडायरेक्ट है। भाई वो अलग कर भी दे, आप पी फंड को कहाँ पे डाल दिया करो? एफओएच के अंदर, सादा बात, ठीक है। तो एफओएच अकाउंट में हमने 4 रुपए डाल दिए। ये एफओएच अकाउंट में क्या है जी? ये फैक्ट्री एम्प्लॉयज का प्रोविडेंट फंड है, फैक्ट्री एम्प्लॉयज, ठीक है, फैक्ट्री एम्प्लॉयज। और बाकी सेलिंग और एडमिन, ये क्यों मुझे तंग तंग लग रहा है यार? सेलिंग ऑन और एडमिन एक्सपेंस में बाकियों के पैसे डाल दो। कितने? 3 रुपए, और ये 7 रुपए अब अपने पैसों से तो निकालो, तो प्रोविडेंट फंड पेएबल क्रेडिट कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे मसला आ गया ना, एफओएच अकाउंट जबरदस्ती मसला लाया यार, है कोई नहीं था मसला। 4 सेलिंग एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग और एडमिन एक्सपेंस 3, पी फंड पेएबल क्रेडिट पूरा 7। अब सही फंसे हैं आज, अभी इस एंट्री में सही फंसे हैं। क्या करें भाई? इसीलिए अभी तक किसी एंट्री में जरूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन करता आ रहा था। क्या? मैं साथ एक लफ्ज लिखता आ रहा था, बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग। सिंह निकले हुए हैं जिस बैल को, उसको कहते हैं बैलेंसिंग। तो फैक्ट्री लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग फेंको कितना? 4। और दूसरी तरफ जीएल अकाउंट में क्या फेंको? बैलेंसिंग, वहाँ है ही 4। तो देख लो, काम फिर भी चल गया। जुगाड़ सही लगा हुआ अपना, है ना, गोली सही चल रही है आज जी। स्टूडेंट जी, फैक्ट्री वालों को भी दे दिए बेटा पैसे जी। बेटा जी, पेमेंट हमने इधर की है, हमने एंट्री पास की, पेरोल डेबिट, फलां 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 चीज़ें, और ये भी पेबल स्टाफ भी क्रेडिट। अब वो पैसे लेके घर चले गए, ये उनका मामला हमारे से ख़त्म। अब जो हमने पेरोल रिकॉर्ड किया हुआ है, ये पेरोल में से कितना फैक्ट्री का खर्चा, कितना सेल वालों का, ये अब यहाँ से हम चार्ज करा रहे हैं, सिर्फ ये चार्जिंग चल रही है। 65 कहाँ डाले बेटा? पेबल्स के लेजर कहाँ बन रहे होते हैं? ये दूसरी कहानी है। अब ज़्यादा काम हो गया ना, इसलिए घूमने लग गए हम, है ना बेटा जी। हेड ऑफिस के फैक्ट्री के अंदर ना सिर्फ ये 4 लेजर्स बनते हैं। क्या इनमें पेएबल का कोई अकाउंट है? तो वो अकाउंट बन रहा है सिर्फ हेड ऑफिस में। इसका मतलब ये कतन नहीं है कि वो सैलरी सारी की सारी हमने हेड ऑफिस के एम्प्लॉयज़ को पे की है। पेएबल तो हम पहले ही पे कर चुके हैं। बस असल में सारों को हेड ऑफिस से ही बैंक के थ्रू हम सैलरी रीइंबर्स करते हैं, हाथ से किसी को देते ही नहीं है। तो यहीं से पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट जी। जूम आउट कर देता हूँ, ये दो ना, सिर्फ लेबर वाला ना, बाकी तो इकट्ठा कोई नहीं आना है। तो की नजर आना है ये, ठीक है ऐसे, ये समझ आइए बेटा। वो घूम गए हो आप असल में। अब यहाँ पेमेंट की बात नहीं हो रही, पेमेंट यहाँ वो देखो भाई तस्वीर बना रहे, वो देखो, वो जो पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट हो वो सबको पे कर दिया है, फैक्ट्री वाले भी नॉन फैक्ट्री वाले भी। वो जो 100 का पेरोल रिकॉर्ड किया था वो सबका था, फैक्ट्री वालों का भी नॉन फैक्ट्री वालों का भी, उनकी पेमेंट भी कर दी और सब रिकॉर्डिंग हो गई। अब पेरोल अभी भी डेबिट में पड़ा हुआ है, बाकी तो जो क्रेडिट था वो हो गया, और फिर पेबल भी डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दिया। वो पेरोल जो अकाउंट पड़ा है, क्या सारा एक्सपेंस किसी एक जगह पीएनएल में फेंक दें? हम फेंक नहीं सकते। तो फिर वर्क इन प्रोसेस में डायरेक्ट वाला
FOH में इनडायरेक्ट वाला, सेलिंग एडमिन वाला सेलिंग एडमिन में चला गया, और वो FOH हमने, वो पेरोल हमने बेसिकली चार्ज कर दिया रेलेवेंट हेड्स में। ये वो हुआ चार्जिंग। यहां पे यार पार्ट 1 क्लोज करो, 2-3 मिनट की ब्रेक दो, अब मेरे बच्चों के अजीब अजीब सवाल आने लग गए हैं।